भावना ऑडियो चेक करो, ऑडियो क्लियर है? सर। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चे। देखो प्रीवियस क्लास में हमने समझ लिया था बच्चे गुडविल क्या होता है, उसके क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग करते हैं, फीचर समझ लिया था। फिर आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं, मेथड्स टू कैलकुलेट गुडविल। सबसे पहला मेथड है बच्चे हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब इस मेथड को मैं तुम्हें समझाता हूं। पहले देखो, सपोज करो यहां पे आप हो और यहां पे हल्दीराम वाले हैं। आप उनके पास आए, बोले हल्दीराम हल्दीराम आप अपना बिजनेस बेच दो। तो हल्दीराम ने तुम्हें क्या बोला, ठीक है सर, हमारी जो एसेट्स है ना वो है 1 करोड़ की, आज से वो एसेट्स किसका हो जाएगा, आपका हो जाएगा, आप ले लोगे तो। और हमारी जो लायबिलिटी है सर, मुझे हल्दीराम वाले बोलते हैं कि सर हमें मार्केट में 20 लाख रुपए लोगों का पैसा पे करना है। ठीक है सर, तो आज से ये लायबिलिटी भी आप पे करोगे और ये एसेट्स और लायबिलिटी आपकी हो गई सर। इसके बदले में आप हमें 90 लाख रुपए दे दो, इसके बदले में आप हमें 90 लाख रुपए दे दो। अब मैं यार सोचने लगा, क्या सोचने लगा बच्चे, कि हल्दीराम का अगर मैं एसेट्स ले आता हूं 1 करोड़ का, मुझे उसकी लायबिलिटी को पे करनी पड़ेगी 20 लाख रुपए की, तो मेरे पास अल्टीमेटली एसेट्स कितने का आया, 80 लाख का। उसके बदले में हल्दीराम को मुझे देना कितना है, 90 लाख रुपए। यानी 10 लाख रुपए हल्दीराम को मैं फालतू दे रहा हूं गुडविल के नाम का। अच्छा, तो क्या मैं सोचूं यार मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेना चाहिए या हल्दीराम का बिजनेस खरीद लेना चाहिए, मुझे ये सोचना पड़ेगा। क्या हल्दीराम को 10 लाख रुपए गुडविल के नाम का दूं भी या नहीं दूं, तो मुझे ये सोचना पड़ेगा। तो मैं क्या करने लगा, गुडविल कैलकुलेट करने लग गया। अब गुडविल कैलकुलेट करने के लिए मुझे जानना था कि जब से मान लो अब तक, मान लो जो भी कमा रहा था ये गुडविल, ये हल्दीराम कमा रहा था, अब भी जो भी कमा रहा था पैसा यहां तक, अब तक हल्दीराम कमा रहा था, लेकिन यहां से आगे जो भी कमाऊंगा होगा ना, क्योंकि हल्दीराम का बिजनेस मैं खरीद लूंगा। तो मैं सोचा यार चलो एक बार देखते हैं, ये अंदाजा लगाते हैं कि फ्यूचर में क्या मैं कमा पाऊंगा, कितना कमा पाऊंगा, इस चीज का पता करते हैं। तो मैंने ये देखा, मैंने हल्दीराम से पूछा, हल्दीराम जरा आप पास्ट के अपने कुछ प्रॉफिट्स बताओ ना, जिससे मैं फ्यूचर का अंदाजा लगा पाऊं। तो हल्दीराम ने मुझे बताया कि सर 2016 में, 17 में, 18 में, 19 में और 20 में हम लोग कुछ इस तरह से प्रॉफिट कमा रहे थे। 2016 में हमने 1 लाख रुपए कमाया था सर, 2017 में 2 लाख रुपए कमाया था सर, 2018 में सर हमने 4 लाख रुपए कमाए थे सर, और फिर हमें क्या हुआ था सर, 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया था 2019 के अंदर। ठीक है, और 2015 में हमने 5 लाख का प्रॉफिट कमाया था। ओ माय गॉड। तो अब हमने क्या देखा कि हल्दीराम हर साल कुछ इस तरह का प्रॉफिट कमाया था पास्ट में। तो मैं क्या सोचा कि चलो ऑन एन एवरेज प्रॉफिट निकालता हूं कि हर साल वो कितना प्रॉफिट कमाता है। तो क्योंकि हर साल का प्रॉफिट अलग अलग था, तो मैंने क्या किया, इसको एक जैसा बनाने के लिए एवरेज कर लिया। तो मैं एवरेज प्रॉफिट निकाल लेता हूं। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या किया बच्चे, मैंने पिछले सारे प्रॉफिट को जोड़ लिया। तो सारे प्रॉफिट को जोड़ा तो 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 4 लाख माइनस 2 लाख प्लस 5 लाख। मैंने देखा कि यहां लॉस हो गया था इसलिए माइनस कर दिया। और कितने साल के प्रॉफिट है ये सर 5 साल के प्रॉफिट है, तो 5 से डिवाइड कर दिया। तो मैंने क्या देखा कि हल्दीराम कितना कमा रहा है बच्चों, 3 लाख प्लस 4 लाख 7 लाख, 7 लाख और 5 लाख 12 लाख माइनस 2 लाख 10 लाख रुपए प्रॉफिट कमा रहा है, डिवाइडेड बाय 5। तो 2 लाख रुपए ऑन एन एवरेज, 2 लाख रुपए ऑन एन एवरेज प्रॉफिट कमाता है हल्दीराम। ठीक है, यानी हल्दीराम साल के हर साल 2 लाख रुपए कमाता है। अब मेरा सवाल ये था हल्दीराम से, भाई हल्दीराम मैं ये मानता हूं ठीक है कि तुम हर साल कितना कमाते हो, 2 लाख रुपए, आज के बाद मैं बिजनेस खरीद लूंगा तो मैं कितना कमाऊंगा हर साल तुम्हारे से, 2 लाख रुपए कमाऊंगा। क्योंकि देखो पहले कस्टमर तुम्हारे पास आते थे, अब तुमने जो कस्टमर बनाए हुए पास्ट में मेहनत, आज से वो बिजनेस मेरा हो गया,
तो अब वो कस्टमर लौट के मेरे पास आएंगे, मैं कमाऊंगा हर साल 2 लाख रुपए। तो हल्दीराम वाले ने कहा हाँ सर बिल्कुल, अब वो कस्टमर आपके पास आएंगे और आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस आप बैठे रहना अपने दुकान पे और बैठे बैठाए आप 2 लाख रुपया कमाओगे। यानी मुझे कुछ भी एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ रहा। क्या मैं पूरी जिंदगी कमाऊंगा क्या 2 लाख रुपए? नहीं सर नहीं, मेरे एफर्ट्स का कुछ टाइम तक ही आपको फल मिलेगा। तो मैंने जाना यार कितने साल तक हम लोग 2 लाख रुपए में बैठे बैठे कमाऊंगा। तो हल्दीराम ने बोला सर 4 साल तो आप बैठे बैठे कमाओगे, उसके बाद ना आपको अपना एफर्ट्स डालना पड़ेगा, इनोवेशन लगाना पड़ेगा। तो मैंने देखा कि 4 साल तक मुझे बैठे बैठाए एवरेज प्रॉफिट हर साल 2 लाख रुपए कमाने को मिल रहा है हल्दीराम की मेहनत की वजह से। तो गुडविल कैसे पता किया मैंने? हल्दीराम का गुडविल क्या है? हल्दीराम का गुडविल है बच्चे एवरेज प्रॉफिट जो वो हर साल कमाता था, और ये प्रॉफिट को कितने साल तक कमाएगा, ये मेंटेन कर पाएगा हल्दीराम बिना किसी मेहनत के, वो प्रॉफिट मुझे आएगा, वो आएगा बच्चे 4 साल तक। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 4 साल तक। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया सर? गुडविल का टोटल कितना अमाउंट हो गया? 8 लाख रुपया गुडविल का अमाउंट हो गया। नंबर ऑफ ईयर परचेज बच्चा क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा, इसका आपको कोई भी टेंशन नहीं लेने का। तो अब हल्दीराम को मैं कितना पैसा दे सकता हूं? हल्दीराम को मैं गुडविल के नाम का 8 लाख रुपए दे सकता हूं। देखो अगर मैं बिजनेस खोलता अपना तो यार क्या पता फ्यूचर में कोई प्रॉफिट ही नहीं कमाता, लेकिन अब मैं हल्दीराम का बिजनेस खरीद रहा हूं, तो एक ब्रांड खरीद रहा हूं, मुझे बैठे बैठाए प्रॉफिट हो रहा है। तो हल्दीराम को देखा मैंने, कैलकुलेट किया कि फ्यूचर में बैठे बैठाए कितना प्रॉफिट होगा मुझे? 8 लाख रुपए का, बैठे बैठाए बिना मेहनत की। तो हल्दीराम बोलेगा ना यार ये तो 8 लाख रुपए सर आप कमाओगे फ्यूचर में, ये किस लिए कमा रहे हो? क्योंकि इसका मेहनत किसने किया? पास्ट में हल्दीराम ने किया। अब ये पैसा कौन ले जाएगा? नया मालिक ले जाएगा 8 लाख रुपए। तो हल्दीराम इसी चीज का पैसा मांग रहा है, गुडविल का। तो ये गुडविल का पैसा मुझे हल्दीराम को देना पड़ रहा है। 8 लाख तक दूंगा, उससे ज्यादा नहीं दूंगा। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे हमने कैलकुलेट किया एवरेज प्रॉफिट मेथड पे। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया कि एवरेज प्रॉफिट मेथड कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम थोड़ा सा देखते हैं बच्चे, इसको आगे अच्छे से समझते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या है सर? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। गुडविल कैसे निकालना है सर? एवरेज प्रॉफिट जो एक फर्म कमाती है हर साल, जो हल्दीराम कमा रही थी हर साल, और जो नया मालिक आ जाएगा वो कितने सालों तक इस प्रॉफिट को कमाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा सर? गुडविल। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या होता है सर? टिल हाउ मेनी ईयर, कब तक एक फर्म मेंटेन करेगी एवरेज प्रॉफिट को विदाउट एफर्ट्स। यानी जो नया मालिक था, यानी जो मैं नया मालिक था, मैं कितने सालों तक हल्दीराम के बैठे बैठाए कारण, मेहनत के कारण बैठे बैठाए कमाऊंगा, उसको बोलते हैं सर नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो ये जो फ्यूचर एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमने क्या निकाला कि एवरेज ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, फ्यूचर में कितना प्रॉफिट मैं मेंटेन कर पाऊंगा, उसको बोलते हैं। और ध्यान क्या रखना है बच्चे? ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे सर जो टोटल प्रॉफिट लेंगे ना, वो टोटल प्रॉफिट कैसे लेना है? टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट लेना है। अभी एडजस्टेड प्रॉफिट क्या होगा वो आगे मैं आपको समझाने वाला हूं कि एडजस्टेड प्रॉफिट क्या होता है। यहां तक कोई दिक्कत बच्चे? अच्छी तरह कंसेप्ट क्लियर हुआ? जल्दी से मैसेज टाइप कर दो। अंजलि, भावना। चलूं बच्चे? स्पीड नहीं है अभी, कुछ भी देख लो, कोई प्रॉब्लम किसी को? चलो आगे देखते हैं बच्चे। तो इसी तरह एक क्वेश्चन ले लिया बच्चे मैंने। क्वेश्चन क्या हमारा कि सर ए और बी, ए बी पार्टनर्स हैं, शेयरिंग कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस को इक्वली विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। दे डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर प्रॉफिट को बांटेंगे 5:3 में। ठीक है सर। अब इसी कारण से क्या किया गया? इसी कारण से गुडविल को वैल्यू किया गया ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। अब देखो परचेज आपको दे दिया, परचेज आपको दे दिया कितना? 3 ईयर परचेज। ठीक है, ऑफ लास्ट 5 ईयर आप प्रॉफिट कितने का ले रहे हो? आपको लास्ट 5 ईयर का लेना है, या लास्ट 4 ईयर का कर लेते हैं हम यहाँ पे, यहाँ हम कर लेते हैं लास्ट 4 ईयर। ठीक है, क्वेश्चन में चेंज। तो मैंने क्या देखा? इनका एवरेज प्रॉफिट निकाला एक जैसा बनाने के लिए, 1 लाख
2 लाख, 4.5 लाख माइनस डिवाइड कर दिया 4 से, तो ऑन एन एवरेज कितना कमाते हैं वो लोग? 1.5 लाख रुपया कमाते हैं। तो गुडविल कितना है सर? एवरेज प्रॉफिट 1.5 लाख। 3 ईयर परचेज क्वेश्चन में आपको गिवन था, ये 3 ईयर परचेज ले लिया, तो गुडविल कितना हो जाएगा सर? 4,50,000। अब यहां से मैं तुम्हें एक बात समझाता हूं बच्चों, ध्यान से समझना। अभी तो मैंने तुम्हें एक चीज ये दिखाया कि परचेज के टाइम पे जब हम किसी का परचेज कर रहे हैं बिजनेस को, तब गुडविल कैसे निकाला। तो ये था परचेज गुडविल, ये था क्या? परचेज गुडविल। अब जरूरी नहीं है हमेशा परचेज गुडविल पे ही हमें गुडविल कैलकुलेट करना हो सकता है सर हम सेल्फ जनरेटेड के टाइम पे भी बात कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सेल्फ जनरेटेड के वक्त भी आपको थोड़ा दिखाता हूं। देखो सेम चीज है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। मान लो आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है बच्चे, आप ए और बी अभी पार्टनर हो, ठीक है सर। आप लोग बच्चे यहाँ पे अभी पास्ट में मेहनत कर रहे हो, यहाँ पे यहाँ तक इन्होंने आप लोगों ने जो मेहनत किया है वो इक्वली मेहनत किया है। जी सर, इक्वली मेहनत किया है। अब यहां से आप लोग क्या करने जा रहे हो सर? हम रेशियो को चेंज करने जा रहे हैं, हम रेशियो को 3:2 बनाने जा रहे हैं। अब भाई रेशियो पहले क्या था? इक्वली। पास्ट में जो मेहनत हुआ है वो किस रेशियो में हुआ है सर? पास्ट में जो मेहनत हुआ है वो इक्वली रेशियो में हुआ है, 1:1 में। अब फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा उसको बांटोगे किस में सर? 3:2 में। भाई साहब आपको फ्यूचर में नहीं लगता क्या जो प्रॉफिट होने वाला है उस प्रॉफिट का कारण रहेगा जो आपने पास्ट में एफर्ट्स किया है, जो आपने पास्ट में एफर्ट्स करके कस्टमर जोड़े हैं, वो कस्टमर दोबारा से फ्यूचर में आपके पास जाएंगे। यस सर, बिल्कुल जाएंगे। तो जिस बंदे ने मेहनत किया है 1:1 में और फ्यूचर में अगर उसको कम मिलेगा तो पक्की बात है वो लड़ाई करेगा, पक्की बात है सर वो क्या करेगा? लड़ाई करेगा। इसलिए वो जिस दिन रेशियो चेंज कर रहे हैं ना ये लोग, जिस दिन ये लोग रेशियो चेंज कर रहे हैं उस दिन ये लोग क्या जान लेते हैं कि फ्यूचर में कितना प्रॉफिट होने वाला है, यानी फ्यूचर में गुडविल कितना होने वाला है, यानी फ्यूचर प्रॉफिट। गुडविल का मतलब क्या है? फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस। तो अब सर ये फ्यूचर में कितना प्रॉफिट होने वाला है इसको कैसे जानेंगे बच्चे? सिमिलर तरीके से जानेंगे कि भाई 2016 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में क्या प्रॉफिट हुआ था। उस बेसिस पे एवरेज प्रॉफिट मेथड से या और कोई भी मेथड से ये लोग फ्यूचर का प्रॉफिट डिसाइड कर सकते हैं। और जब फ्यूचर का प्रॉफिट डिसाइड हो गया तो फिर ये लोग क्या करेंगे? फिर ये लोग देखेंगे कि किसको क्या नुकसान हो रहा है। सपोज करो मैं एवरेज प्रॉफिट आपको इस क्वेश्चन में बता देता हूं कि हमने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया तो क्या था एवरेज प्रॉफिट बच्चे? मान के चलो 1 लाख रुपए था। तो पास्ट में ए और बी 1 लाख रुपए को कैसे बांटते थे? पास्ट में ये लोग 50,000 और 50,000 बांटते थे क्योंकि रेशियो क्या था सर इनका? इक्वल था। अब भाई फ्यूचर में इनका रेशियो क्या हो गया सर? फ्यूचर में रेशियो हो गया 3:2। लेकिन ये 1 लाख रुपए जो फ्यूचर में ये लोग कमाएंगे सर, जो गुडविल है 1 लाख रुपए फ्यूचर की इनकी, और नंबर ऑफ ईयर परचेज में यहाँ 1 ले लेता हूँ तो गुडविल भी कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपए हो जाएगा सर। ठीक है सर। तो फ्यूचर में जो ये लोग प्रॉफिट बांटने वाले हैं सर, अब तो 3:2 में बांटने वाले हैं, यानी 60,000 इसको मिलेगा और 40,000 इसको मिलेगा। ठीक है सर। तो आप सोचो ना सर, पास में ए को मिलता था 50,000, फ्यूचर में 60,000 मिलेगा तो ये 10,000 क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। ये बेचारा क्या कर रहा है? 10,000 सेक्रीफाइस कर रहा है। तो अब ये रेशियो चेंज करने से पहले बी और ए दोनों मिलके क्या करेंगे? फ्यूचर के प्रॉफिट को जान लेंगे। अब फ्यूचर के प्रॉफिट को जान लिया तो पता लग गया 1 लाख रुपए आया। तो अब ये लोग क्या सलाह करते हैं आपस में? ये लोग बोलते हैं देख भाई ए, अगर हम लोग रेशियो चेंज नहीं करते तो प्रॉफिट बांटेंगे 50-50 में। अब मैं रेशियो चेंज कर भी लूं अगर, तो यार फ्यूचर में मुझे 10,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा। बी बोलेगा ये बात, तो मैं रेशियो क्यों चेंज करूं भाई? ये बताना। मैंने मेहनत करी है इक्वल रेशियो में पास्ट में, और उस मेहनत का बल फ्यूचर में जो आ रहा है उसको हम अलग रेशियो में बांट रहे हैं, तो गलत होगा ना। तो ए बोला हाँ भाई ये बात तो ठीक है। तो ए क्या बोला? ठीक है एक बात बताता हूं बी, देख फ्यूचर में बी बोलता है, ए बोलता है फ्यूचर में कि भाई देख मेरे को बी फ्यूचर में मिलेगा 60,000 रुपए और बी तेरे को फ्यूचर में मिलेगा 40,000 रुपए, यानी तेरे को फ्यूचर में कम कितना मिलेगा? 10,000 ही मिलेगा
और मेरे को फ्यूचर में कितना ज्यादा मिलेगा, 10,000 ही मिलेगा। तो क्यों ना जो तेरा 10,000 रुपया फ्यूचर में मुझे ज्यादा मिलेगा मैं तुझे आज दे दूं, फिर तो तुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोला बी हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चा अब इन दोनों का पैसा बिजनेस के अंदर पड़ा हुआ है। मान लो बिजनेस के पास ए का भी कैपिटल है और बी का भी कैपिटल है, तो इन दोनों के नाम का कैपिटल का पैसा पड़ा हुआ है। तो अब बिजनेस में क्या कर रहे हैं, हम ए के पैसे को कम कर दे रहे हैं, बी का कैपिटल बढ़ा दे रहे हैं। तो ए का कैपिटल निकाल के 10,000 रुपए और बी का कैपिटल 10,000 रुपए बढ़ा दे रहे हैं। अब फ्यूचर में ये लोग रेशियो चेंज भी कर लेंगे तो इन लोगों के बीच में लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि जो नुकसान हुआ था ये इन्होंने आज इसको ठीक कर लिया, तो अब इनके बीच में फ्यूचर में लड़ाई होने की बात नहीं बनती है। तो ये हमने क्या देखा कि चेंज इन पीएसआर जब होगा तब भी हमें गुडविल कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है सर। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक चेंज इन पीएसआर के टाइम भी गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है सर। सर क्या एडमिशन के टाइम पे भी गुडविल कैलकुलेट होगा? हाँ बच्चे, एडमिशन के टाइम पे भी होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा सिर्फ समझा देता हूं, फिर आप लोग खुद करेंगे, आगे हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे बच्चे। पहले पार्टनर थे ए और बी, ये लोग पार्टनर थे इक्वली। अब इन्होंने पास्ट में, ये पास्ट में मेहनत किया बच्चे, पास्ट में मेहनत किया। अब इस पास्ट का फल आपको पता है, पक्की बात है फ्यूचर में भी जाएगा। यहां पे ये लोग क्या कर रहे हैं, एक पार्टनर सी को एडमिट कर रहे हैं। ठीक है सर। अब तुम यहां देखो, ये तुम्हारा फ्यूचर है, ये फ्यूचर है। अब फ्यूचर में कौन कौन पार्टनर होगा, ए बी और सी होगा। और सर फ्यूचर में प्रॉफिट भी होगा, और ये प्रॉफिट किसकी वजह से होगा, पास्ट एफर्ट्स की वजह से। ठीक है सर। जो पास्ट एफर्ट की वजह से प्रॉफिट आ रहा है ना, केवल उसकी बात कर रहा हूं, जो पास्ट एफर्ट्स की वजह से जो फ्यूचर में प्रॉफिट आएगा। अब फ्यूचर में पास्ट एफर्ट की वजह से प्रॉफिट आएगा तो उस प्रॉफिट में हिस्सा कौन ले जाएगा, ए बी और सी तीनों ले जाएगा। अब तुम सोचो ना, उस पास्ट में मेहनत किसने किया था, केवल ए और बी ने किया था। अब उसका हिस्सा सी को भी मिल जाएगा, तो पक्की बात है एक पार्टनर तो नुकसान सहेगा कि नहीं सहेगा। हाँ सर। मान लो 1,00,000 रुपया प्रॉफिट था, ये लोग पास्ट में बांटते थे 50-50, सी को तो कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि पास्ट में था ही नहीं। और बाद में सी आ गया तो ये लोग रेशियो बांटते हैं, मान लो 5:3:2 में। इसको मिलता है 50,000, इसको मिलता है 30,000 और इसको मिलता है 20,000। तो भाई साहब आप ये मान के चलो कि इसको तो कोई भी प्रॉफिट नहीं, नुकसान नहीं हो रहा, इसको नुकसान हो रहा है 20,000 का सेक्रीफाइस हो रहा है, और इसको क्या हो रहा है 20,000 का गेन हो रहा है। जी सर। तो भाई वही लड़ाई होगी इनकी, क्योंकि सी ने तो मेहनत ही नहीं किया था पास्ट में, और सी फ्यूचर में ले जा रहा है प्रॉफिट बिना बात का। तो अब क्या बोलेगा बी बोलेगा मैं सी को एडमिट नहीं कराऊंगा क्योंकि मुझे फ्यूचर में नुकसान होगा। तो सी क्या बोलता है, भाई साहब मैं एडमिट होने से पहले आपको गुडविल के नाम का पैसा दे देता हूं। तो फिर भी बोला ठीक है, आप एडमिट होने से पहले मुझे गुडविल के नाम का पैसा दे दो, क्योंकि फ्यूचर में मुझे नुकसान कितना होगा, केवल 20,000 का। तो सी क्या करता है बच्चे, सी पैसा लेके आता है। तो कैश अकाउंट डेबिट 20,000 रुपए टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये पैसा लेके आता है। और ये प्रीमियम फॉर गुडविल किस में बढ़ जाएगा, अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल क्या हो जाएगा, ये सर सी में बढ़ जाएगा, टू बी कैपिटल अकाउंट, सॉरी बी में बढ़ जाएगा। किसको मिल जाएगा सर, बी को मिल जाएगा। कितना, 20,000 रुपए। तो अब फ्यूचर में जो बी है वो रोएगा नहीं, उसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसको जो नुकसान है सर वो मिल जा रहा है। तो इसलिए भी हमें गुडविल क्या करना पड़ता है सर, कैलकुलेट करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। एट द टाइम ऑफ एडमिशन हमें इसलिए भी गुडविल को क्या करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है सर। तो यहाँ पे ये लोग गुडविल को फ्यूचर के प्रॉफिट को अंदाजा लगाएंगे कि भैया पास्ट की मेहनत की वजह से जब सी भी आ जाएगा तो फ्यूचर में हमें कितना प्रॉफिट होने वाला है, और उस प्रॉफिट का नुकसान देख लेते हैं ये लोग। ठीक है बच्चा, यहां तक बताओ किसी का कोई डाउट? अंजलि आपका क्वेश्चन नहीं समझा बच्चे मैं। रेशियो चेंज करने की क्या नीड है, जब चेंज करने से पहले भी
50,000 ले रहे थे दोनों, और चेंज होने के बाद भी इनडायरेक्टली और भी 50,000 ले रहे हैं। बच्चा देखो, वो सिर्फ पास्ट प्रॉफिट की बात कर रहा है। फ्यूचर में जो दोनों ये लोग मेहनत करेंगे अलग अलग रेशियो में, तो उसको तो बच्चा उसी रेशियो में लेंगे जो फ्यूचर में जिस रेशियो में मेहनत किया। ठीक है अंजलि? देखो बात को समझाता हूं आपको। यहां 1,00,000 रुपए पास्ट में प्रॉफिट कमाते थे, ए और बी इक्वली था। फ्यूचर में रेशियो चेंज कर लिया 3:2। अब फ्यूचर में प्रॉफिट हुआ मान लो 2,00,000 रुपए का। 2,00,000 रुपए में पास्ट की वजह से कितना आया? पास्ट की वजह से मैं कहता हूं पास्ट की वजह से 1,00,000 रुपए आया। जो बचा 1,00,000 रुपए 2,00,000 रुपए में से, वो तो ये लोग 3:2 में ही बांटेंगे, क्योंकि इसकी तो लड़ाई नहीं है, क्योंकि इसका मेहनत भी कितने में हुआ होगा? 3:2 में। जो पास की वजह से आया उसमें मेहनत क्या था? 1:1 में, और उसको बांट कितने में रहे? 3:2 में। तो इस वाले का सिर्फ लड़ाई है बच्चे, सिर्फ इस वाले को सुलझाना है। क्लियर अंजलि? यस सर। अब देखो बच्चे, ऐसे ही मान के चलो 3 पार्टनर थे, ए बी और सी। ये लोग प्रॉफिट बांट रहे थे 5:3:2 में। ये इनका पास्ट था। अब क्या हुआ, यहां पे बी रिटायर हो रहा है या बी की बच्चे डेथ हो जा रही है। अगर रिटायर होगा तो बी चेक करेगा, और डेथ हो जाएगा तो उसके परिवार वाले आएंगे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव आएगा। ये लोग पास्ट प्रॉफिट की वजह से ये चेक करेंगे कि पास्ट में जो मेहनत किया था उसकी वजह से फ्यूचर में कितना गुडविल है, यानी फ्यूचर में कितना प्रॉफिट आएगा। तो भाई फ्यूचर में जो पास्ट की वजह से प्रॉफिट आएगा, तो उस फ्यूचर प्रॉफिट को लेने के लिए बी तो है नहीं, वो रिटायर हो गया, उसकी डेथ हो गई, चाहे कुछ भी लगा लो। तो भाई ये कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो पास्ट के बेसिस पे इन्होंने कैलकुलेट करेंगे सेम तरीके से फ्यूचर के गुडविल को, और फ्यूचर का गुडविल ये पता करते हैं कि 1,00,000 रुपए है। अगर बी रिटायर नहीं होता तो तीनों के बीच में 1,00,000 रुपए जो प्रॉफिट है वो बढ़ता 5:3:2 में। अब बी रिटायर हो रहा है फ्यूचर में, तो ए और बी उस प्रॉफिट को इक्वली बांट लेते हैं 1,00,000 रुपए। ए 50,000 बांटता है और सी 50,000 बांटता है। तो भाई साहब यहाँ पे इसको 30,000 का सेक्रीफाइस हो गया और इसको 30,000 का गेन हो गया। तो अब ये क्या बोलेंगे? बी रिटायर नहीं होगा, बी बोलेगा सुन भाई सुन, फ्यूचर में तो मेरा प्रॉफिट का हिस्सा तुम दोनों खा जाओगे या एक खा जाएगा, तो मैं रिटायर होने से पहले या बी के परिवार वाले आएंगे कैलकुलेट करने के लिए। वो बोलेंगे सी नलायक, तेरे खाते को कम करा जाए कितने से? 30,000 से, और बी के खाते को बढ़ाया जाए कितने से? 30,000 से। तो इस तरह से फ्यूचर में इनकी जो लड़ाइयां हैं बच्चे वो सुधारी जाएगी। तो मैंने आपको लॉजिक बता दिया कि गुडविल क्यों कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जितना मैंने समझाया आपको एडमिशन के टाइम पे, है ना, या रिटायरमेंट के टाइम पे, या डेथ के टाइम पे, या चेंज इन पीएसआर के टाइम पे, तो आप देख रहे हो बच्चे, ये किसी का बिजनेस नहीं परचेज कर रहे, वो गुडविल को कैलकुलेट कर रहे हैं खुद से, इंटरनली जनरेट कर रहे हैं, इंटरनली। और इसके लिए कोई एविडेंस नहीं है बच्चे, एविडेंस नहीं है इसके लिए, इसके लिए कोई भी एविडेंस नहीं है कि कोई, जैसे कि हम वहां पे तो हमारे पास एविडेंस था कि हल्दीराम को इतने का पेमेंट कर रहे हैं, ये लोग तो खुद ही जनरेट कर रहे हैं कि सेल्फ जनरेट कर रहे हैं कि फ्यूचर में हम इतना कमाएंगे, है ना। तो इसके लिए कोई वैलिडिटी प्रूफ नहीं है हमारे पास, इसीलिए सेल्फ जनरेटेड बुक
गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब्जेक्टिव होता है, इसके लिए कोई एविडेंस नहीं होता। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है सर। तो आप इसको ध्यान रखते हुए सारा काम करो। आगे मैं आपको एक एक चीज समझाता हूं अब अच्छी तरह और देखेंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर करा दिया बच्चे। अब मैं आपको ये समझाने जा रहा हूं कि एडजस्टेड प्रॉफिट क्या है बच्चे, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। इस चीज को आप मेरे साथ समझेंगे और यही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ज्यादा समझने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस चीज को आप समझना मेरे साथ, ध्यान से देखना बच्चे। ये आप थे और ये हल्दीराम था। जब आप हल्दीराम का गुडविल कैलकुलेट कर रहे थे बच्चे, तो हल्दीराम वाले भैया ने आपको 2016-17 मान लो इसका 1 लाख प्रॉफिट बताया, इसका 2 लाख प्रॉफिट बताया, ऐसे वो प्रॉफिट बता रहे। फिर हल्दीराम आपको पता है क्या बोलता है, हल्दीराम आपको ये बोलता है कि सर 2016 में ना मुझे प्रॉफिट हुआ था 1 लाख रुपए, लेकिन इसमें इंक्लूडिंग है एबनॉर्मल लॉस 10,000 रुपए, 10,000 रुपए एबनॉर्मल लॉस इंक्लूडिंग है। यानी फिर आप क्या बोलते हैं हल्दीराम को कि सर अगर ये आपको लॉस नहीं होता एबनॉर्मल लॉस, यानी लॉस बाय फायर, मान के चलो लॉस बाय फायर, अगर ये आग नहीं लगता आपके पास, तो क्या आपको 1,10,000 का प्रॉफिट होता? हाँ, हल्दीराम बोला यस सर यस, आप ठीक कह रहे हो, मुझे 1,10,000 का प्रॉफिट होता, लेकिन ये 10,000 लॉस होने की वजह से मैं प्रॉफिट कितना बता रहा हूं आपको, 1 लाख रुपए का बता रहा हूं। यार मैं अपने दिमाग में सोचा कि चल इसको तो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ आग लगने से, क्या ये फ्यूचर में मुझे भी आग लगेगा क्या? नहीं सर नहीं लगेगा। तो फ्यूचर में मैं 1 लाख कमाऊंगा या 1,10,000 कमाऊंगा? तो मैं बोला मैं 1,10,000 कमाऊंगा। तो बच्चा मुझे जो 2016 का प्रॉफिट लेना है ना, वो आफ्टर एडजस्टमेंट लेना है, एडजस्टेड प्रॉफिट लेना है। तो सर ये एडजस्टेड प्रॉफिट क्या है? मैं 1 लाख में क्या करूंगा, 10,000 रुपए ऐड कर दूंगा, 1,10,000 रुपए लूंगा। दिस इज नोन एज एडजस्टेड प्रॉफिट, ठीक है सर। वैसे ही हल्दीराम वाले भाई साहब ने मुझे बोला कि सर 2017 में जो 2 लाख रुपए का मैंने प्रॉफिट कमाया है ना, इसमें इंक्लूडिंग है, इसमें क्या है, इंक्लूडिंग है एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन का मतलब क्या कि सर मैंने सट्टे से पैसा कमाया है। अरे हल्दीराम भाई साहब, आपने सट्टे से 20,000 रुपए कमाया और उसको जोड़ के आप 2 लाख का प्रॉफिट बना रहे हो? यस सर यस। तो भाई साहब मैं तो आपका बिजनेस खरीदने आया हूं, क्या मैं सट्टा मैं खेलूंगा क्या? मुझे क्या फ्यूचर में 2 लाख रुपए प्रॉफिट होगा? नहीं होगा सर। मुझे तो आपका बिजनेस का प्रॉफिट का मतलब है कि जो आप व्यापार करते हो, जो हल्दीराम में आप भुजिया बेचते हो या वट एवर यू आर सेलिंग, उससे आने वाला प्रॉफिट कितना होगा, क्योंकि मैं तो आपका बिजनेस खरीद रहा हूं सर। तो उससे आने वाला प्रॉफिट तो मुझे 1,80,000 रुपए ही होगा। तो मैं एडजस्टेड प्रॉफिट क्या लूंगा 2017 का, 2 लाख माइनस 20,000 इक्वल टू 1,80,000। तो मैं एडजस्टेड प्रॉफिट क्या लूंगा बच्चे, मैं एडजस्टेड प्रॉफिट लूंगा 1,80,000। सुनना, तो मैंने क्या किया बच्चे, मैंने एबनॉर्मल लॉस को ऐड कराया, एबनॉर्मल गेन को माइनस कराया। रीजन मैंने आपको समझा दिया, ठीक है सर। एक बात बताओ, मैंने बोला पूछो। सर मान के चलो हल्दीराम वाले भैया क्या करते थे, देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं अभी, आपको ध्यान हो तो बच्चे, आप लोग पीएनएल अकाउंट बनाते थे। जी सर। उस पीएनएल अकाउंट में आप लिखते थे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। जी सर। यहां लिखते थे आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जी सर बिल्कुल सर। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे थोड़ा एग्जांपल दो ना, देखो मैं दे देता हूं एग्जांपल। सैलरी, वेजेस, एडवर्टाइजमेंट, लीगल फी, ऑडिट फी, स्टेशनरी, इस तरह का जो एग्जांपल था वो था। यानी सर आप ये कहना चाहते हो बिजनेस में होने वाले खर्चे? हाँ बच्चे हाँ, बिजनेस के खर्चे, जो चीज का व्यापार है उसमें होने वाला खर्चा। ओके सर। तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी सर ग्रॉस प्रॉफिट में हम माइनस करते थे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो हमें क्या मिलता था सर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलता था। हाँ बच्चे आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलता था। फिर आप यहां लिखते थे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो कि आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं था, और यहां आप लिखते थे बाय
नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो कि आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं था। ठीक है, तो आप ये कहना चाहते हो सर कि ग्रॉस प्रॉफिट में माइनस करते थे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता था, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऐड कर लेता था नॉन ऑपरेटिंग इनकम, माइनस कर लेता था नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो हमें यहां क्या मिल जाता था, नेट प्रॉफिट मिल जाता था। अब हल्दीराम वाले भाई साहब आपको क्या बता रहे हैं, वो आपको नेट प्रॉफिट बता रहे हैं, नेट प्रॉफिट। ठीक है सर, तो क्या आप गुडविल नेट प्रॉफिट पे कैलकुलेट करोगे? नहीं सर, हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है, नॉर्मल बिजनेस में होने वाला प्रॉफिट, उस पे हम गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। जी सर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसने आपको नेट प्रॉफिट बताया। अब देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट तक आने के लिए आपने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को क्या किया था, माइनस। तो अब नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जाने के लिए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को क्या कर लेना, ऐड। ठीक है सर, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऐड किया था नेट प्रॉफिट के लिए आने के लिए। अब नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जाने के लिए आप नॉन ऑपरेटिंग इनकम को क्या कर लेना, माइनस। सर नॉन ऑपरेटिंग इनकम एक्सपेंसेस कैसे होते हैं, देखो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का बच्चा मतलब क्या है, जो कि आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं। जैसे आपको लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स हो गया, यार आपका काम है क्या एसेट्स को बेचना? नहीं सर, नहीं। तो इससे होने वाला लॉस आपने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में दिखाया होगा, तो ये क्यों ले रहे हो आप, इसको ऐड करोगे। आप लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये चीजें क्यों ले रहे हो, क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड नहीं था और आपने अपने नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए इनको माइनस किया था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी नॉर्मल प्रॉफिट में जाने के लिए इनको वापस से क्या करोगे, ऐड करो। जी सर, वैसे ही आप मान लो डिविडेंड पे करते हो, इंटरेस्ट पे करते हो, तो भाई साहब ये आपका ऐड हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपने क्या कर रखा है, शेयर से पैसा उठा रखा है, डिबेंचर से पैसा उठा रखा है। आपका काम है क्या ये पैसा उठाना? नहीं सर, नहीं। तो ये आपका बिजनेस का खर्चा नहीं है, इसको आप क्या करोगे, एड बैक कर लोगे। ठीक है सर। सर नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है, वो भी समझ लो बच्चे। नॉन ऑपरेटिंग इनकम आपको मैं सिंपल से एक बात बताऊं, आपका बिजनेस क्या करता है, मान लो हल्दीराम था, हल्दीराम का मालिक कहीं शेयर में इन्वेस्ट कर रहा है, कहीं डिबेंचर में इन्वेस्ट कर रहा है, बैंक में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो वहां से उसको क्या आएगी, उस इन्वेस्टमेंट से इनकम आएगी ना। जैसे डिविडेंड रिसीव करेगा, रेंट रिसीव करेगा। सर कोई प्रॉपर्टी पे पैसा लगा रखा है, खरीद कर प्रॉपर्टी किराए पे दे रखा है, रेंट रिसीव करेगा, इंटरेस्ट रिसीव करेगा। तो ये ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं था, जिस चीज का आपका व्यापार है उससे रिलेटेड नहीं है। हल्दीराम वाले का दूसरे व्यापार में या मार्केट में पैसा लगा है, वहां से आया। तो ये आपको कोई आने वाला है, अगर आप बिजनेस खरीदोगे तो ये आपको नहीं आने वाला। तो आप इसको क्या कर लेना, सभी को माइनस कर लेना, क्योंकि हल्दीराम ने जो प्रॉफिट बताया होगा उस प्रॉफिट में इस कमाई को जोड़ के बताया होगा। तो आप बिजनेस खरीद लोगे तो आपको तो ये कमाई नहीं आने वाली ना बच्चे, तो आप इसको क्या कर लेंगे, लेस कर लेंगे। ऐसे ही हल्दीराम ने क्या किया, अपने कमाई के अंदर ना जोड़ दिया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, इनका प्रॉफिट। भाई साहब आप कोई बेचोगे एसेट्स को, आपका बेचने का एसेट्स का कोई काम है, आप तो भुजिया बेचोगे, हल्दीराम का सारा डोसा बेचोगे, तो वहां से जो प्रॉफिट होगा वो लो ना। अगर प्रॉफिट में ये इंक्लूड कर रखा है तो उसको क्या करके बताओगे, उसको माइनस करके बताओगे। जी सर, तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है बच्चे। ठीक है सर, तो मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूं बच्चे, स्लाइड पे देखेंगे ध्यान से। कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। आपको कोई भी साल का अगर प्रॉफिट गिवन है तो उसमें क्या क्या एडजस्टमेंट आप करोगे। अगर आपको एबनॉर्मल लॉसेस गिवन है, यानी हल्दीराम वाले भाई साहब ने आपको प्रॉफिट में ये चीज घटा के बता रखा था, ये चीज तो आपके साथ नहीं होगी ना, तो आप इसको क्या कर लेना, ऐड। लॉस बाय फायर, थेफ्ट, फ्लड, अर्थक्वेक से नुकसान हुआ, वॉलेंट्री रिटायरमेंट पेमेंट। क्या हुआ बच्चे, एक एम्प्लॉय था और वो अचानक से काम को छोड़ गया, अब उसको आपको क्या देना पड़ा, वॉलेंट्री कंपनसेशन, जैसे उसका जो पैसा बनता है वो आप उसको चुकाओगे। तो मान लो 5 लाख रुपए आपको उसको चुकाना पड़ा। क्या एकदम से ये खर्चे हर साल होते हैं क्या? नहीं। लगती है नहीं, तो आपके एम्प्लॉय तो आपको नहीं छोड़ के जाएगा ना। तो हल्दीराम ने जो प्रॉफिट बताया था उसमें 5 लाख घटा के बताया होगा,
तो आपको उसको क्या कर लेना है, ऐड कर लेना। आपको नॉर्मल प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए आपको इन चीजों को क्या करना है, ऐड करना। ठीक है सर। वैसे ही देखो एबनॉर्मल गेन, हल्दीराम ने प्रॉफिट में इन चीजों को जोड़ के बताया होगा, जैसे गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, इंश्योरेंस का कोई क्लेम रिसीव हुआ है ना। तो ये चीज क्या हर साल आपको होता है, नहीं सर, रेगुलर नहीं है ये। तो आप इसको क्या करोगे, आप इसको माइनस करोगे, आप इसको माइनस करोगे। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट में जोड़ के बता रखा था, और ये चीज मेरे साथ नहीं होगा। इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, यानी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब व्यापार से बाहर, जो भी मैंने समझाया था, यानी नॉन ऑपरेटिंग इनकम, को डिविडेंड रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, रेंट रिसीव हुआ, इनको भी क्या करोगे, लेस करोगे, क्योंकि हल्दीराम वाले भाई साहब ने प्रॉफिट में जोड़ के बताया था। वैसे ही नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्रॉफिट में घटा के बताया था, जिसको नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, जो बार बार नहीं होता, जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो इसको ऐड कर लेना। जैसे इंटरेस्ट पे किया होगा, डिविडेंड पे किया होगा, इनको क्या करोगे, ऐड करोगे। ठीक है सर। वैसे ही बच्चे आप एक बात को और समझ ले मेरे साथ कि देखो हल्दीराम वाले भाई साहब ना आपको प्रॉफिट बता रहे थे, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो उन्होंने प्रॉफिट बताया है उनके उनके सारे खर्चे तो उन्होंने घटा के बताए, जो उनको खर्चा होता है वो घटा के बताए। लेकिन जब आप बिजनेस खरीद लोगे ना, तो आपको खर्चा और भी होगा। जैसे क्या सर, आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूं बच्चे कि मान लो हल्दीराम वाले भाई साहब ना इंश्योरेंस का खर्चा नहीं करते थे, वो इंश्योरेंस नहीं करवाते थे स्टॉक का, वो मैनेजमेंट खुद ही करते थे, उसको कोई मैनेजर नहीं रखना पड़ता था, तो उनका वो 20,000 रुपए का खर्चा बच जाता था, तो वो प्रॉफिट क्या बता रहे होंगे, ज्यादा। लेकिन आप क्या करोगे, आप इंश्योरेंस कराओगे, आप मैनेजर रखोगे, तो फ्यूचर में आपका ये 20,000 का खर्चा बढ़ेगा, तो 20,000 का खर्चा बढ़ेगा तो आपको क्या आएगा, प्रॉफिट कम आएगा। तो हल्दीराम वाले भाई साहब आपको जो प्रॉफिट बता रहे हैं, तो आप क्या करना, उसमें ये खर्चा क्या कर देना, माइनस कर देना, ये खर्चा क्या कर देना, माइनस कर देना, क्योंकि ये खर्चा क्या होने वाला है बच्चे, ये फ्यूचर में इनकर्ड होने वाला है, अब तक नहीं हो रहा था, फ्यूचर में होने वाला है, तो इसको क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे। जैसे इंश्योरेंस का खर्चा, मैनेजमेंट कॉस्ट का खर्चा, और भी एग्जांपल हो सकते हैं, ये मैंने आपको जस्ट एग्जांपल लिया है। सर ये पास्ट में तो नहीं होते थे, 2016, 17, 18, क्योंकि उन्होंने तो नहीं किया था ये, तो मुझे तो इनमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आप कह रहे फ्यूचर में होने वाला, हाँ बच्चे, तो आप क्या कर लेना, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना, और एवरेज प्रॉफिट में माइनस कर देना पूरे साल का इंश्योरेंस का कितना खर्चा होने वाला है, फुल ईयर का। आप माइनस कर देना मैनेजमेंट कॉस्ट कितना देने वाले हो फुल ईयर का। ये माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो लेना है आपको, और उसको मल्टीप्लाई करना नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ। ठीक है सर, तो ये चीज ध्यान रखते हुए आपको सॉल्व करना है। आगे देखते हैं। अभी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चा, बड़ा मजा आता है। सिर्फ एक बार कंसेप्ट को अच्छी तरह दिमाग में डाल लो, अगर कंसेप्ट डल गया ना, कोई भी तुम्हें नहीं हरा सकता। सर इनकम एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, सर ऐसी कोई इनकम जो हमें फ्यूचर में हो सकती है, या स्टॉपेज ऑफ फ्यूचर अर्निंग, ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर अर्निंग मेरा क्या है, स्टॉप हो गया। ठीक है, इस बात को समझ लेते हैं। सर क्या हुआ सर, हल्दीराम है, ठीक है, तो हल्दीराम क्या करता था, हल्दीराम रेंट पे करता था, तो अब उसने जो प्रॉफिट बताया होगा वो कम बताया होगा। अब आप बिजनेस खरीद लोगे, तो आप जो जगह पे बिजनेस कर रहे हो ना, वो जगह आपकी है, तो आपका रेंट का खर्चा क्या हो गया, सेव हो गया, तो आपका प्रॉफिट क्या आएगा, ज्यादा। प्रॉफिट क्या आएगा, ज्यादा। तो आपको एक तरह से इनकम बढ़ गई, ये एक तरह से क्या हो गई, इनकम बढ़ गई। इसको क्या कर लेना, ऐड, इनकम एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, इसको क्या कर लेना, ऐड। ठीक है, एक बात और, स्टॉपेज ऑफ फ्यूचर अर्निंग, इसका मतलब क्या है सर, मान के चल बच्चा हल्दीराम है, ये हल्दीराम, ये ना इसके पास एक हॉल भी था, मतलब हल्दीराम के अंदर ही क्या था, एक हॉल भी था, जहां पे ये लोगों को बैठ के खाना खिलाता था। अब उसके चार्ज लेता था, बैठने के चार्जेस लेता था 250 रुपए। अब हल्दीराम ने क्या बोला आपको कि मैं सब कुछ बेचूंगा, लेकिन ये हॉल है जो ये मैं नहीं बेचूंगा। तो अब आप देखो ना, हल्दीराम ने जो प्रॉफिट आपको बताया था
उस प्रॉफिट में ये हॉल से आने वाला कमाई भी जोड़ के बताया था। अब भाई हॉल तो वो दे नहीं रहा, तो फ्यूचर में ये कमाई तो आपको नहीं होने वाली, तो आप उस हॉल की कमाई को क्या माइनस कर दोगे, तो स्टॉपेज ऑफ फ्यूचर अर्निंग हो गया। ये क्या हो गया बच्चे, ये हो गया सर स्टॉपेज ऑफ फ्यूचर अर्निंग। ठीक है सर, आगे समझते हैं बच्चे। तो ये जितने भी एडजस्टमेंट आप एक बार समझ लो, फिर आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व करना बच्चे, बिल्कुल इजीली आपके सारे क्वेश्चन क्या होंगे, सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है सर, आगे देखते हैं। इफ मैनेजियल रेमुनरेशन टू बी पेड मोर देन पास्ट इन फ्यूचर, इसका मतलब क्या है, पास्ट में आप पूरे साल में उसको 20,000 देते थे, अब आप बिजनेस खरीद रहे हो, तो जो आपका मैनेजर है उसको आपको कितना देना पड़ेगा, 30,000 रुपए, तो 10,000 रुपए आपको फालतू देना पड़ेगा ना, तो जितना आपको फालतू देना पड़ रहा है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस, तो 10,000 और क्या करोगे, माइनस करोगे, क्योंकि प्रॉफिट जो उसने बताया होगा वो 20,000 माइनस करके बताया होगा, मतलब जो उसका प्रॉफिट था उसमें खर्चा केवल 20,000 था, लेकिन आपका खर्चा कितना होगा, 30,000, यानी 10,000 से खर्चा आपका बढ़ गया, तो आप 10,000 रुपए क्या कर लोगे, माइनस कर लोगे, ये आप क्या कर लेना, माइनस। अब बात आता है बच्चे ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये दो की बात करेंगे, और साथ ही साथ अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इन चार आइटम को मैं आपको समझाने जा रहा हूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ध्यान से आपको समझना है एक एक चीज को मेरे साथ, बहुत ध्यान से। ठीक है सर, इस पे ही बच्चे गड़बड़ करते हैं, और यही मैं आपको अच्छे तरीके से सिखाना चाहता हूं। देखो बच्चे, आप याद करो 11th का ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, सर याद आ गया। आप यहां क्या लेते थे, आप लेते थे यहां पे 2 ओपनिंग स्टॉक, जी सर बिल्कुल, आप लेते थे यहां पे 2 परचेजेस, जी सर, आप लेते थे यहां पे 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब सर फैक्ट्री में माल को तैयार करने तक का खर्चा, उसको बोलते थे हम डायरेक्ट एक्सपेंस। आप स्टॉक लेते थे 100 रुपए का, इसको ले लिया 1000 रुपए का, इसको ले लिया 600 रुपए का। ठीक है सर, यानी इन तीनों को मिला दूं तो इसको बोलते थे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो माल आपने बनाकर तैयार किया है उसका खर्चा कितना हो गया सर, 1700 रुपए हो गया बच्चे। लेकिन आप मान लो जो माल तैयार किया है 1700 रुपए में, वो किया मान लो 5 किलो, या मैं बोल देता हूं आपने किया 17 किलो माल तैयार किया, 17 किलो माल तैयार किया। अब आप इसमें से केवल 15 किलो माल बेच रहे हो, 15 किलो माल बेच रहे हो बाय सेल्स, 15 किलो माल बेच रहे हो 2,000 रुपए में, और यहां लिख रहे हो आप बाय क्लोजिंग स्टॉक। सर अगर आप 17 किलो में 15 किलो बेच रहे हो तो 2 किलो बच गया, और 2 किलो कितने का था, 200 रुपए का। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यानी जो माल बेचा है उसको बनाने की कीमत कितनी थी, उसको बनाने की कीमत थी बच्चों 1500 रुपए, 1700 रुपए माइनस 200 रुपए 1500 रुपए, और उसको बेचा कितने में, 2000 में। तो सर हमें जीपी कितना आया, सर ग्रॉस प्रॉफिट जो हमें आया वो हमें आया 500 रुपए का, यानी हमने कमाया कितना, 500 रुपए। ठीक है बच्चा, हमने कमाया 500 रुपए, ये हो गया हमारा 2200 रुपए, और ये भी हो गया हमारा 2200 रुपए। अब इसको हम लोग क्या करते थे, जीपी को ब्रॉड डाउन कर लेते थे, जीपी को क्या कर लेते थे सर, जीपी को ब्रॉड डाउन कर लेते थे 500 रुपए, और फिर हम देखते थे यहाँ पे कुछ खर्चा है क्या, हम बोल रहे हैं कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारा सर मान के चलते हैं कुछ भी नहीं, तो जो नेट प्रॉफिट है वो कितना होगा, तो बच्चा में नेट प्रॉफिट कितना 100 रुपए होगा, ये हम काम करते थे। लेकिन आप एक बात बताओ, अगर गलती से भी आप क्लोजिंग स्टॉक को 200 की जगह अगर 300 रुपए लिख दो, तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना हो जाएगा, 1400 रुपए का हो जाएगा, बिका 2000 में, तो आप इसको प्रॉफिट को कितना दिखाओगे, 500 की जगह फिर आप 600 रुपए दिखाओगे। यानी आपने क्या देखा कि अगर हम ओवर वैल्यूएशन कर देते हैं, ओवर वैल्यूएशन कर देते हैं ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का, तो इससे हमारा प्रॉफिट क्या हो रहा है सर, इससे हमारा
प्रॉफिट क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। तो भाई साहब ये तो गलत हो गया। इससे अगर प्रॉफिट बढ़ गया कितने से सर, जितने से ओवर वैल्यूएशन था। कितने से ओवर वैल्यूएशन था, 100 रुपए से। तो आपका प्रॉफिट कितने से बढ़ गया, 100 रुपए से। तो मालिक ने आपको जो प्रॉफिट बताया होगा, हल्दीराम ने आपको प्रॉफिट बताया होगा, वो 100 रुपए से ज्यादा बताया होगा। तो आप तो ऐसी गलती नहीं करोगे ना। तो आप प्रॉफिट को क्या करोगे, जो प्रॉफिट बताया है उसमें 100 रुपया क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, और फिर प्रॉफिट को आपको लेना है। जी सर, हम प्रॉफिट में क्या कर देंगे, 100 रुपए को माइनस कर देंगे और फिर जाके हम क्या करेंगे, हम प्रॉफिट को लेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना बच्चे। तो आप 100 रुपए क्या करके लोगे, माइनस करके लोगे। तो प्रॉफिट क्या करना है आपको, कम करना है। कितने से, 100 रुपए। ठीक है। अब एक बात को और समझ लो मेरे साथ यहीं पे। अगर मैं 300 नहीं लिखता, अगर मैं 100 रुपए लिख देता, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आता, तब आता 1600। बेचते कितने में, 2000 में। तब मैं जीपी कितना लिखता, 400 रुपए। तो आप देख रहे हो, अगर अंडर वैल्यूएशन हो रहा है, अंडर वैल्यूएशन हो रहा है किसका, ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का, तो प्रॉफिट क्या हो रहा है सर, प्रॉफिट कम हो रहा है। प्रॉफिट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और प्रॉफिट अगर कम हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, गलती सुधारूंगा। तो मुझे क्या करना है, प्रॉफिट को बढ़ा देना है। तो सर आप यहां से क्या पाए कि क्लोजिंग स्टॉक का और प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशन है। याद रखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक का और प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होता है तो प्रॉफिट भी ज्यादा हो जाएगा, उसको क्या करने का, कम करने का। अगर क्लोजिंग स्टॉक कम होता है तो प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसको क्या करने का, ज्यादा करने का। तो अभी आप धैर्य रखेंगे बच्चे, साथ साथ इसी कॉन्सेप्ट के साथ साथ इसी बात को अभी और समझेंगे। देखो और गेम क्या होता है। सर पिछले साल का अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा था तो आपको पक्की बात ये तो पता होगा ना बच्चे कि ट्रेडिंग एंड पीएनएल में मान लो पिछले साल का जो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक था, तो इस साल वो क्या बन जाता है, ओपनिंग स्टॉक। पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक होना कितना था, 200, लेकिन आपने ले कितना लिया, 300। अगर आपने 300 रुपए ले लिया, क्लोजिंग स्टॉक क्या ले लिया, पिछले साल का 300 ले लिया, यानी पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा ले लिया, तो नेक्स्ट ईयर उसका ओपनिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा हो गया तो अभी देखो, फिर बांटते हैं हम टू परचेजेस, मान लो 1000 रुपए का, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 500 रुपए का, ठीक है, बाय सेल्स और बाय क्लोजिंग स्टॉक। मान के चलता हूं मैं क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे 200 रुपए। अब आप देख रहे हो ये 100 रुपए से भागा हुआ है बच्चे, ये 100 रुपए से ज्यादा भागा हुआ है। तो इधर टोटल कितना आ रहा है, मान लो आपने सेल किया 2000 का, इधर टोटल आ रहा है 2200 रुपए, और इधर टोटल कितना आ रहा है, 1500 3 1800। तो जीपी कितना आ रहा है, जीपी आ रहा है सर हमारा 400 रुपए। तो अब आप तुम समझना बच्चे कि इसके कारण, ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होने के कारण तुम्हारा ये खर्चा जो है ये ज्यादा दिख रहा है। तुम्हारा ये खर्चा जो दिख रहा है ये कितना दिख रहा है, ये सर 1800 दिख रहा है, और इसमें माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक, तो ये 1600 दिख रहा है। जबकि ये दिखना कितना चाहिए था, ये 1800 की जगह ये दिखना चाहिए था सर 1700 रुपए, और माइनस करते तो ये दिखना चाहिए था 1500 रुपए। तो 1600 रुपए का चीज आप 2000 में बेच रहे हो तो आप प्रॉफिट बता रहे हो 400, लेकिन प्रॉफिट 1500 की चीज 2000 में बेच के 400 की नहीं 500 की प्रॉफिट होनी चाहिए। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकाला कि सर अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है तो प्रॉफिट क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। तो आपको प्रॉफिट क्या करना है, ज्यादा करना है। अगर ओपनिंग स्टॉक कम हो जाता तो प्रॉफिट क्या हो जाता, ज्यादा हो जाता, और प्रॉफिट क्या हो जाता, आपको कम कर देना था। फिर प्रॉफिट क्या कर देना था, कम कर देना था। यानी स्टॉक का, ओपनिंग स्टॉक का एंड प्रॉफिट का इनडायरेक्ट रिलेशन है, इनडायरेक्ट रिलेशन। अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है तो प्रॉफिट कम है, उसको आपको ज्यादा कर देना है। अगर ओपनिंग स्टॉक कम है तो प्रॉफिट ज्यादा है, आपको प्रॉफिट को कम करना है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है बच्चे, और इस बात को ध्यान रखते हुए आप काम करेंगे। सर हमें क्वेश्चन कैसे दिए जाएंगे, आपको क्वेश्चन देखो कैसे दिए जाएंगे। आपको क्वेश्चन देके ये बता दिया जाएगा, मान लो 2016 का प्रॉफिट आपको दे दिया गया
2 लाख रुपए का, और उसमें बताया कि ओवर वैल्यूएशन है ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितने से, 5,000। 2017 का प्रॉफिट दे दिया गया आपको 1 लाख रुपए का। तो आप प्रॉफिट जो लोगे 2016 का वो कैसे लोगे, क्या आप 2 लाख लोगे? नहीं सर, अगर 2016 का प्रॉफिट ओवर वैल्यूड है तो पक्की बात है कि सर अगर 2016 का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो उसका प्रॉफिट भी क्या हो गया होगा, ज्यादा हो गया होगा। तो आपको प्रॉफिट क्या लेना है, कम लेना है। कितने से, 5,000 से। तो आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे 5। लेकिन 2017 में इसका क्या इंपैक्ट आया होगा, सर 2017 में ओपनिंग स्टॉक जो है वो क्या हो गया होगा, ज्यादा, क्योंकि क्लोजिंग ज्यादा था तो ओपनिंग भी ज्यादा हो गया होगा। तो प्रॉफिट क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। तो आपको प्रॉफिट को क्या लेना है, ज्यादा लेना है। तो आप क्या करोगे, 1 लाख में ऐड कर लेना 5,000। 1 लाख में क्या कर लेना, ऐड कर लेना 5,000। तो मैंने क्या किया बच्चे, यहां से एक पॉइंट बना दिया, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये क्या करोगे आप, माइनस करोगे, ऐड करोगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक क्या करना है आपको, ऐड करना है। यहां से मैं आपको दिखा देता हूं एक बार स्लाइड। देखो, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये क्या किया आपने, माइनस किया। और ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ये क्या किया आपने, ऐड किया। ये आपको ध्यान रखना है। चलो आगे दिखाता हूं मैं। सर अगर हमें ऐसे ही दे दे क्वेश्चन कि सपोज करो, 1 मिनट बच्चे, अभी मैं आपको और समझाता हूं डिटेल में ताकि गलती करे ही ना मेरा बच्चा। अगर सर 2016 में हमें प्रॉफिट दिया 2 लाख का, 2017 में 1 लाख का, अगर यहां बोल देता कि अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक 2000 से, तो क्या करता सर, अगर 2016 का प्रॉफिट यानी ओपनिंग स्टॉक कम है तो पक्की बात है उसका प्रॉफिट क्या हो गया होगा, ज्यादा। तो मुझे क्या करना है, प्रॉफिट को कम कर देना। मुझे क्या करना है, प्रॉफिट को कम कर देना। तो जब मैं 2016 का प्रॉफिट लूंगा तो 2 लाख रुपए माइनस करके लूंगा 2,000। लेकिन ये आया कहां से होगा, सर ये आया होगा 2015 के क्लोजिंग स्टॉक से। और 2015 का क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, वो भी अंडर हुआ होगा, अंडर वैल्यूड। तो 2016 का जब क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड हुआ होगा तो पक्की बात है उसका क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो प्रॉफिट भी अंडर हुआ होगा। तो प्रॉफिट को क्या कर देंगे, ज्यादा कर देंगे। तो 2015 में मान लो प्रॉफिट गिवन था आपको 3 लाख रुपए, तो उसमें क्या कर लेना, ऐड कर लेना 2,000। ठीक है, ठीक है। ऐसे ही बच्चा आपको ध्यान रखते हुए काम करना है क्लोजिंग स्टॉक पे और ओपनिंग स्टॉक पे। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए पिक्चर कि सर ये कैसे काम होगा। आगे देखेंगे बच्चों, आगे समझेंगे। तो इसलिए मैंने समझा दिया कि अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर लेना और अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक माइनस कर लेना। अब हम समझते हैं सर कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। इस पे मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर पे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कराऊंगा बच्चे, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे। इसको बड़े ध्यान से, अभी आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझेंगे मेरे साथ, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ध्यान देंगे आप मेरे साथ। आपको पता होगा बच्चे कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 2 पीएनएल अकाउंट बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। एक तो पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और यहां बनाते हैं हम बैलेंस शीट। यहां लिखते हैं हम एसेट्स। ठीक है सर। तो अगर आप यहाँ पे जो खर्चे लिखते हो, यहाँ एक्सपेंसेस लिखते हो, यहाँ पे इनकम लिखते हो, तो इन खर्चों को मैं मेनली क्या बोलता हूं बच्चे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलता हूं, रिवेन्यू रिसिप्ट इसको बोलता हूं, लायबिलिटी वाले को इसको बोलता हूं मैं कैपिटल रिसिप्ट, इसको बोलता हूं कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो फॉर एग्जांपल समझना,
अगर क्या हुआ बच्चे, मान लो यहाँ पे ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस का खर्चा है 5,000 और यहाँ पे बाय जीपी ब्रॉट डाउन है 5 लाख रुपए, तो नेट प्रॉफिट कितना आया होगा? नेट प्रॉफिट आया होगा सर 4,95,000। अब मुझे क्या करना होता है, मुझे यहाँ पे मान के चलो यहां मैंने एसेट्स खरीदा, मशीन, अब बच्चा गलती से मैंने मशीनरी परचेज किया, तो डलना कहां चाहिए सर? बैलेंस शीट में, बट ट्रीटेड एज या शोन एज पीएनएल अकाउंट, उसको मैंने कहां डाल दिया? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में डाल दिया। यानी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था उसको मैंने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में डाल दिया। भाई यहां तो मैंने मशीनरी लिखा ही नहीं, मैंने मशीनरी कहां लिख दिया? यहां लिख दिया खर्चे में 1,00,000 रुपए। तो अब इसकी वजह से क्या हुआ होगा? मेरा प्रॉफिट सर 495 से 395 हो गया होगा। और ये काम कब हुआ? मैं कहता हूं 2016 के अंदर हुआ। तो सर ये गलती हुई ना, तो आप क्या करोगे इस गलती की वजह से? इस गलती को सुधारोगे, यानी 2016 का जो प्रॉफिट लोगे उसमें आपको 1,00,000 रुपए क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। ये केस कौन सा ले रहा हूं बच्चे? कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है सर। अब बच्चे एक दिक्कत और आई होगी यहां पे, सर क्या क्या? जब मैंने मशीनरी को यहां लिख दिया तो मैंने डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं किया होगा। सर क्यों? क्योंकि बच्चा जब मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करता हूं वो फिक्स एसेट्स पे चार्ज करता हूं। जब मैंने फिक्स एसेट्स को कैपिटल एक्सपेंडिचर ही नहीं दिखाया तो डेप्रिसिएशन भी नहीं चार्ज किया होगा। बिल्कुल सर सही बात है। सर डेप्रिसिएशन तो यहां पे आना चाहिए ना? हाँ सर यहीं पे आना चाहिए। तो आपने तो डेप्रिसिएशन नहीं लिखा, नहीं लिखा तो इसका मतलब आपने खर्चा नहीं लिखा, तो ये प्रॉफिट आपका क्या हो रहा होगा? ज्यादा हो रहा होगा। हाँ बच्चा सही कह रहे हो। तो मान के चलो सर 10,000 रुपए डेप्रीशिएशन था, तो अगर आप गलती सुधार रहे हो 2016 के प्रॉफिट में 1,00,000 रुपए ऐड कर रहे हो, तो जो 10,000 रुपए डेप्रीशिएशन है वो भी यहां से आपको लेस करना चाहिए। मैं बोलूंगा बिल्कुल, मैं जब उसको रिवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू मान लिया, अब गलती को सुधार रहा हूं, कैपिटल को फिर से कैपिटल ही दिखा रहा हूं, मतलब जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया था उसको कैपिटल दिखा रहा हूं, तो जब कैपिटल दिखा दूंगा तो मेरा डेप्रीशिएशन भी लगेगा, और डेप्रीशिएशन लगेगा तो मैं यहाँ 10,000 का डेप्रीशिएशन भी दिखाऊंगा। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, ये चीज को करूंगा। एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखाया तो ऐड होगा क्योंकि मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और डेप्रीशिएशन लगाऊंगा जिससे मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा सर? कम हो जाएगा। ठीक है सर। एक केस और ले लो, अगर ऐसा हो गया कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब बच्चे डेप्रीशिएशन कैसे निकालते हैं ये आपको आना चाहिए। कई बच्चों को डेप्रीशिएशन ही निकालना नहीं आता, क्लास 11th में आपको सिखाया गया था। ठीक है, थोड़ी सी उसकी प्रैक्टिस कर लेना अगर वो चीज नहीं आती है तो। देखो सर मान लो मैंने कोई रिपेयर कराया मशीनरी, और ये रिपेयर इसलिए कराया था ताकि एफिशिएंसी जो है वो मेंटेन रह सके। ठीक है, तो ये मेरे लिए क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब मैंने इसको क्या दिखा दिया? कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखा दिया। भाई साहब आपको ये खर्चा रिपेयर का कहां दिखाना था? आपको खर्चा दिखाना था टू रिपेयर। तो अगर आप ये खर्चा दिखाते तो आपका जो प्रॉफिट आता वो कम आता, लेकिन आपने इसको यहां ना दिखा के आपने इसको बैलेंस शीट जो रिपेयर है मशीनरी का, वो मशीनरी के अंदर ऐड करके, मतलब मशीनरी में ही क्या दिखा दिया? यहाँ पे आपने इसको खर्चे को दिखा दिया, ऐड कर दिया। ओके, तो सर अगर ये खर्चा मैंने यहां दिखा दिया तो मेरा पीएनएल का प्रॉफिट क्या आ रहा होगा? ज्यादा। ओके, दूसरी बात सर, आपने क्या किया होगा? अगर आपने मान लो 10,000 रुपए खर्चा ऐड किया है यहाँ पे, मतलब मशीनरी का जो रिपेयर का है वो इसमें आपने 10,000 रुपए मशीनरी का जोड़ दिया मशीनरी का, तो आपने इस 10,000 पे क्या कर दिया होगा सर? डेप्रीशिएशन भी लगा दिया होगा। मैं कहता हूं हाँ बिल्कुल, क्योंकि 10,000 को जब मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया, और कैपिटल एक्सपेंडिचर पे यानी फिक्स एसेट पे मैं क्या करता हूँ? डेप्रीशिएशन लगा देता हूँ। तो आपने इस पे क्या कर दिया होगा? 100 रुपए का डेप्रीशिएशन लगा दिया होगा। तो आपने यहां लिख दिया होगा सर टू डेप्रीशिएशन 100 रुपए से। तो सर हालात क्या है, इस हालात को कैसे सुधारोगे? सबसे पहली बात, जिस भी साल ये काम हो रहा है, मान लो 2015 में हो रहा है,
और 2015 में आपको प्रॉफिट दे रखा था मान लो 2 लाख रुपए। आपने एक गलती क्या करी, रिपेयर को मशीनरी में ऐड कर दिया, इसकी वजह से आपका ये खर्चा यहाँ पे आया ही नहीं आया ना। तो आप सबसे पहले उस खर्चे को दिखाओ, 10,000 रुपए से रिपेयर का खर्चा दिखाओ। और इस रिपेयर को यहाँ पे मशीनरी में दिखाने के कारण आपने डेप्रीशिएशन चार्ज किया होगा, जो कि डेप्रीशिएशन आपने पीएनएल में लिख दिया होगा। बिल्कुल सर। तो इससे क्या हुआ होगा बच्चे, सर इससे हमारा खर्चा बढ़ गया, प्रॉफिट कम हो गया होगा, तो वो 100 रुपए आप क्या कर लोगे, ऐड कर। ये काम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखते हुए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक छोटी सी बात और ध्यान रखना, मान लो 2016 है, 17 है, 18 है, ठीक है सर। अगर डेप्रीशिएशन आप क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो 2016 में, तो ये मत भूलना बच्चे वो डेप्रीशिएशन 17 में भी माइनस होगा, 18 में भी माइनस होगा, क्योंकि डेप्रीशिएशन तो हर साल लगता है ना। तो जब तक प्रॉफिट आपको गिवन है 19 का गिवन है, तो 19 में भी माइनस होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ये ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। बस अब सारे एडजस्टमेंट आपके क्या हो गए, लगभग आपके सारे एडजस्टमेंट जो बच्चे यहाँ से कवर हो जाते हैं। तो आपको छोटा मोटा एडजस्टमेंट और दिखा देते हैं, फिर आज का लेक्चर हम ओवर करेंगे। देखो बच्चे, तो आपको मैंने समझा दिया कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। पार्टनर एक्सपेक्टेड सैलरी रेम्युनरेशन। देखो मैं आपको एक बात बता देता हूं, मान लो बच्चा कपिल शर्मा शो है, वो क्या कर रहा है, 5 लाख रुपए प्रॉफिट कमा रहा है। अभी इस 5 लाख रुपए में क्या किया, इसने प्रॉफिट बताया, इसके अंदर कपिल की मेहनत की वजह से भी प्रॉफिट इंक्लूड होगा। जी सर बिल्कुल। आप क्या कर रहे हो, आप कपिल शर्मा शो को खरीद रहे हो बच्चे, आप कपिल को नहीं खरीद रहे, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 5 लाख रुपए में से आपको जो भी कपिल को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देना है, रेमुरेशन देना है, इन चीजों को माइनस करना पड़ेगा। क्योंकि आपको क्या लेना है बच्चे, आपको बिजनेस प्रॉफिट लेना है, कपिल शर्मा शो का प्रॉफिट लेना। बस कपिल की वजह से जो प्रॉफिट है ना, इंटरेस्ट का, सैलरी का, रेमुरेशन का, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ये आप क्या कर लेंगे सर, आप इस चीज को माइनस कर लेंगे। और अगर जो आपको प्रॉफिट दे रखा है बच्चे, उस प्रॉफिट में अगर टैक्स माइनस नहीं है, तो आपको टैक्स क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो आप जो प्रॉफिट लोगे वो आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स लोगे, करंट रेट से जो टैक्स है उसको डिडक्ट करते हुए आपको लेना है। तो जो प्रॉफिट आएगा वो आपका आ जाएगा सर एडजस्टेड प्रॉफिट। अब आपको ये सब कुछ करने के बाद जो लेना है वो एडजस्टेड प्रॉफिट लेना है। ये प्रॉफिट जो आप लोगे ये एडजस्टेड प्रॉफिट आपका कहलाएगा। तो इस एडजस्टेड प्रॉफिट को ले लेना हर साल का, मान लो 16 का, 17 का, ये जो भी प्रॉफिट आए ये लोगे, फिर डिवाइड करोगे नंबर ऑफ ईयर। ठीक है सर। सर एक बात और बता दो, पूछो। देखो एक चीज और दिखा देता हूं मैं तुम्हें, सिंपल सी बात। ये हल्दीराम अपना प्रॉफिट बता रहा है 16 का, 17 का, 18 का, 19 का। बच्चे पिछले टाइम पे कोई अगर खर्चा था, पिछले टाइम पे कोई खर्चा था इनमें, आज से आप बिजनेस को खरीद रहे हो, आप चलाओ, पास्ट में कोई खर्चा था, फ्यूचर में नहीं होगा, तो आप उसको क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे। पास्ट में कोई इनकम था, फ्यूचर में वो नहीं होगा, उसको क्या कर लोगे, माइनस कर लोगे। ठीक है सर। तो ये बात आप ध्यान रखना है इन 2 पॉइंट्स को, और फिर आपको कंसेप्ट को करना है। ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं कि पास्ट में डायरेक्टर फी नहीं लगते थे, फ्यूचर में लगेगा, तो माइनस कर लेना। पास्ट में रेंट लगता था, फ्यूचर में नहीं लगेगा, तो ऐड कर लेना। इस तरह के कंसेप्ट को ध्यान रखते हुए आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। अंजलि, राहुल, डाउट्स पुट कर सकते हो बच्चे अपने आप लोग। अच्छी तरह कंसेप्ट क्लियर हुआ। राहुल
अवनीश, सर आज बहुत है बच्चे, इतने इनफ है। चलो ठीक है बच्चे, बाय। कोई डाउट है तो मुझे बता दो, अदरवाइज जा सकते हैं। सर एक क्वेश्चन था, बताओ, एनपीओ का था। एनपीओ में क्या डाउट है बताओ। सर अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड में इस वो है सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है उसमें, तो सर अगर हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है तो क्या अमाउंट से शो करेंगे उसे? एक मिनट, आप कह रहे हो रिसिप्ट एंड पेमेंट है, ठीक है। यस सर। सेल ऑफ स्पोर्ट्स कितने का है? मान लो 10,000 का ले लिया हमने, यही कहना चाह रहे हो अंजलि? यस सर। अंजलि आवाज आ, अब आप ये कहना चाह रहे हो सर बैलेंस शीट में स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक लिखना है, हमें स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक लिखना है, कुछ भी इंफॉर्मेशन और है अदर एक भी? नो सर। तो स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक बचा कहाँ पे जब है ही नहीं? अगर बचेगा तो पक्की बात है देगा। मान लो मुझे पहले बताएगा ओपनिंग बैलेंस, वो बताएगा। अगर कोई परचेज है वो बताएगा। अगर कोई कंज्यूम्ड है तो वो माइनस करूंगा। अगर कोई सेल्ड है वो भी माइनस करूंगा। तो ये इनमें से कोई इंफॉर्मेशन होगी जब तो मैं क्लोजिंग स्टॉक निकाल पाऊंगा। अगर इंफॉर्मेशन तो ही नहीं सर है तो क्लोजिंग ओपनिंग तो सर ओपनिंग बैलेंस शीट में कुछ भी शो नहीं करेंगे? किसमें? ओपनिंग में? हाँ। तो यहाँ पे सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल का बुक वैल्यू गिवन है क्या? नो सर। तब बुक वैल्यू भी नहीं गिवन है तो आप इसको कैसे मानोगे कि जो बेचा है सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितने का था और कितने में बेचा है? कैसे मानोगे? ऐसा हो ही नहीं सकता बच्चे, क्वेश्चन इनकम्प्लीट देना नहीं चाहिए। तो आप मुझे इसका व्हाट्सअप कर देना, क्वेश्चन मैं देखूंगा। सर ये तो सीबीएसई के उसमें आया है पेपर में। हाँ तो मुझे भेज देना ना, क्वेश्चन देखूंगा ना बच्चे। आप क्या पता आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं दे पा रहे हो। ओके सर। ऐसा भी तो होता है ना बच्चे, देखो कई बार हम ऐसे भी निकालते हैं, जैसे कैपिटल का डिटेल है और सबका डिटेल है, बचा हुआ स्टॉक आ जाता है यहाँ पे। सब कर लिया, यहाँ पे ये ऐड कर लिया, बचा हुआ सारा माइनस कर लिया, जो बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर है वो स्टॉक का आ जाएगा। ऐसे भी तो निकाल सकते हैं ना। सर उसमें कुछ भी जानकारी नहीं दे रखी इसमें। ये बात आप क्वेश्चन सेंड करेंगे फिर मैं देखूंगा। ओके सर। चलो ठीक है बच्चे, बाय।